हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि यूजीसी नेट का एग्जाम आपके बहुत करीब आ चुका है एंड यूजीसी नेट का हर बच्चा इस वक्त बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा होगा। आप सबको पता होगा कि हमारा ब्रिटिश लिटरेचर का एक ऐसा सेक्शन है जो 60% ऑफ द क्वेश्चंस को कवर करता है। तो ऐसे में आपका ब्रिटिश लिटरेचर को तैयार करना या फिर उसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। I was not a part of your preparation journey because my channel is new, but I can always up your revision game. And for that, I have brought this series where we are going to start with the postmodern era. अब आप कहेंगे कि हम लोग नीचे से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? Because this is the correct technique. हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम लोग मिडिल इंग्लिश से या चौसर के एरा से स्टार्ट करते हैं एंड पोस्ट मॉडर्न तक आते हैं। पोस्ट मॉडर्न एरा अगर आप रिवाइज कर चुके होंगे, ऑफकोर्स कर चुके होंगे, तो वो अभी आपके माइंड में बिल्कुल फ्रेश होगा। यहां से अगर आप बॉटम अप अप्रोच लेकर रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में सारी चीजें जो फ्रेश होंगी वो फिक्स होती चली जाएंगी। So on that note, we are going to start this video in which we are going to see all important questions of postmodern era. So without further ado, let's get started. Before starting with the concept, I want to tell you that I'm going to go very fast with this video because हम लोग को concepts and questions दोनों कवर करने हैं और आपका टाइम भी नहीं वेस्ट करना है। So on that note, we will first see what is post-modern era. मॉडर्न एरा के बाद आने वाला लेटर 20th सेंचुरी का हमारा ये पोस्ट मॉडर्न एरा है जो पुराने तरीके और पुराने टाइप के नैरेटिव्स एंड आपका ड्रामा, पोएट्री एंड एवरीथिंग को रिजेक्ट करता है और अपना एक नया फॉर्मेट लेकर आता है जिसको हम लोग पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव कहते हैं। थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इसके देख लेते हैं ताकि आपके माइंड में एक क्लियर आइडिया हो कि जिन वर्क्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग को ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी। सो हमारे पोस्ट मॉडर्न एरा का कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले तो होता है आयरनी। बोला कुछ जाता है और कहा कुछ और जाता है। पास्टीज, हाइपर रियलिटी। पास्टीज का मतलब होता है डिफरेंट वर्क्स का इमिटेशन बट नॉट इन अ मिमिक फॉर्म, इन अ बेटर फॉर्म। हाइपर रियलिटी आपके जीन बॉड्रियार्ड का टर्म है जो टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हुए बताते हैं कि आज के जो वर्क्स है या आज के जो ह्यूमंस हैं पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के, वो रियलिटी और सिम्युलेशन या टेक्नोलॉजी के बीच में फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। आप पोस्ट मॉडर्न टाइप को हमारे आज के ज़माने से देख सकते हैं बिकॉज हम लोग पोस्ट मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स को ही बिलोंग करते हैं। देन कम्स योर इंटरटेक्चुअलिटी। आपने इस बात को बहुत अच्छे से देखा होगा कि पोस्ट मॉडर्न एरा एक जॉनरा को फॉलो नहीं करता है या एक फील्ड को फॉलो नहीं करता है, आपको बहुत सारी फील्ड्स का इसमें अमेलगमेशन देखने को मिलता है। देन अवर पोस्ट मॉडर्न एरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैजिक रियलिज्म। आपको ऐसी रियलिटी दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारे मैजिकल एलिमेंट्स होते हैं। यू हैव अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आपका जो पोस्ट मॉडर्न वर्क होता है, आप फिल्म्स देखते होंगे आजकल की या एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। पहले के ज़माने में एक ही टाइप की स्टोरी फॉलो होती थी बट आज के टाइम पे यू आर एबल टू सी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी इन योर लिटरेचर फील्ड। देन कम्स योर डिस्टॉर्शन ऑफ टाइम एंड थीम्स ऑफ पैरानोइया। पैरानोइया का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट या फिर एक ऐसी फीलिंग जहां पे जो ह्यूमंस होते हैं वो डिसल्यूशनल फील करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारे हाथ में क्या है और हमारे हाथ से क्या छूटता जा रहा है। तो आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कि पोस्ट मॉडर्न एरा आज के जमाने के ही इंसान को दिखाता है कि वो किस तरीके से डरा हुआ है, वो क्या करना चाहता है, वो आयरनिक है, वो किसी को इमिटेट करने की तो कोशिश कर रहा है, लैक ऑफ गोल्स हैं एंड बहुत एब्सर्डिटी है हमारे आज की जनता में या उसकी फीलिंग्स में। तो ये आपका पोस्ट मॉडर्न एरा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कि हमारे कुछ इस पोस्ट मॉडर्न एरा के इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं ना। पोस्ट मॉडर्न एरा में राइटर्स तो बहुत सारे हैं बट ये जितने भी राइटर्स आपके सामने हैं ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बार बार हर शिफ्ट में एक या दो बार तो पूछा ही जा रहा है। सो आई हैव डन द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द पोस्ट मॉडर्न एरा एंड आई हैव ब्रॉट ओनली दोज क्वेश्चंस फॉर यू जिनका आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही क्वेश्चंस देखेंगे आप समझ जाएंगे कि यस दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट और ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस है। Okay, so our first question is that from Waiting for Godot। ये हमारे सैमुअल बेकेट का प्ले है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले है। नाउ ऑल ऑफ यू नो कि हमारा वेटिंग फॉर गोडोट कितना इंपॉर्टेंट प्ले है। अगर आपने अभी तक इसका टेक्स्ट नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से डायरेक्ट टेक्सचुअल क्वेश्चंस आते हैं विच यू विल सी।
हमारा पहला स्टेटमेंट है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस ऑफ वेटिंग फॉर गोडोट आर स्पोकन बाय एस्ट्रगन। आप सबको पता होगा कि इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एस्ट्रगन एंड व्लादिमीर। सेकेंड आपका जो स्टेटमेंट है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले वेटिंग फॉर गोडोट एस्ट्रगन एकोस पोजोस स्टेटमेंट दे गेव बर्थ एस्ट्राइड ऑफ अ ग्रेव। अब आपने जब टेक्स्ट पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन है इस प्ले की वो एस्ट्रगन ने बोली है। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, ये तभी आपको याद होगा जब आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा। लेकिन क्या आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, आपका सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि एस्ट्रगन ने ये लाइंस बोली हैं, जिसकी वजह से आपका स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो जाता है। क्यों, आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग वेटिंग फॉर गोडोट के बारे में कुछ बहुत ब्रीफ में देखेंगे। ये एक 2 एक्ट प्ले है बाय सैमुअल बेकेट, 1952 में पब्लिश हुआ था। वेटिंग फॉर गोडोट थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एक ट्रू इनोवेशन माना जाता है। अगर आपने मेरा एंग्री यंग मैन मूवमेंट और किचन सिंक ड्रामा वाला वीडियो देखा होगा, वहां पे भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि आपका जो थिएटर ऑफ ऑब्सर्ड है, मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड का एक नया कॉन्सेप्ट आता है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वेटिंग फॉर गोडोट के अंदर बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। सो यहां पे भी वही बात की गई है। हमारे इस प्ले में 2 कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स व्लादिमीर एंड एस्ट्रगन, आगे जाके पोजो एंड लकी भी आ जाते हैं, जो बहुत डिल्यूजनल कैरेक्टर हैं। वो किसी का इंतजार कर रहे हैं अपना वक्त बदलने के लिए, अपनी बुरी कंडीशन बदलने के लिए। उनको रोज एक उम्मीद होती है आज के नॉर्मल मैन की तरह कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा, बट उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हेयर इज दिस, ओपनिंग लाइंस आपके सामने हैं, एस्ट्रगन गिविंग अप अगेन, नथिंग टू बी डन। ये ओपनिंग लाइन है आपकी एक्ट 1 की। एंड देन आपका एक्ट 2 जब खत्म होता है, एस्ट्रगन अगेन सेज यस लेट्स गो, दे डू नॉट मूव। ओके, हम लोग बहुत डीप इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वो टाइम वेस्ट करेगा। आई हैव प्रोवाइडेड यू विद अ लिंक। यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा। आप जैसे ही इस लिंक को क्लिक करेंगे, ये PDF फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाके आप इसको फ्री में अवेल कर सकते हैं। अपने एग्जाम से पहले आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये लिंक है, ये PDF में भी काम करेगा। द मोमेंट यू आर गोइंग टू क्लिक दिस लिंक, आपके सामने पूरा टेक्स्ट आपके वेटिंग फॉर गोडोट का खुल जाएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज इसको देख लीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 2021 का दिसंबर शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड, सैमुअल बेकेट एंड आपका वेटिंग फॉर गोडोट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन है B, D and E। डायरेक्टली हम लोग उनको देखते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूटाइल एक्शंस डिवॉइड ऑफ एनी गोल। जैसा कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है उसके अंदर आपको कोई गोल नहीं पता चलेगा। एक्शंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल आप बेतुके, फ्यूटाइल बोल सकते हो कि इस एक्शंस को करने की जरूरत नहीं थी। देन हमारा D है लैकिंग इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ड्रामेटिक टेंशंस। ये जो पॉइंट है हमारे थिएटर ऑफ एब्सर्ड का, ये कुछ ऐसे है कि पहले के टाइम के जो प्लेस होते थे उसमें बहुत ड्रामा होता था, बहुत टेंशन होता था, एंटी क्लाइमैक्स एंड क्लाइमैक्स आपको देखने को मिलता था कि ओ माय गॉड अब क्या होने वाला है। लेकिन आप थिएटर ऑफ एब्सर्ड के प्लेस को देखोगे तो उसके अंदर आपको फ्यूटिलिटी, इलॉजिकल, अनरीजनेबल एटीट्यूड्स ऑफ योर कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। एक्शंस ऐसे नहीं होते हैं जो सस्पेंस क्रिएट करते हैं, बस मीनिंगलेसनेस एंड एम्प्टीनेस आपको दिखती है। ओके, देन वी हैव प्रेजेंटिंग प्लेयर्स इन अ स्टैसिस और ड्रिफ्ट विदाउट डेफिनेट रोल्स। जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड के कैरेक्टर्स होते हैं उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है हमारे प्लेज में, उनके बिना भी ये प्ले अच्छे से चल जाएगा। तो ये आपके थिएटर ऑफ एब्सर्ड थे। आई हैव ब्रॉट फॉर यू सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले तो आपका थिएटर ऑफ एब्सर्ड एक न्यू फॉर्म ऑफ ड्रामा था जो वैक्यूम एंड फ्यूटिलिटी ऑफ एक्शंस को शो करता था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंटी कैरेक्टर, एंटी लैंग्वेज, एंटी ड्रामा, एंटी प्लॉट। कैरेक्टर आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनका कोई डेफिनाइट रोल नहीं होता था। लैंग्वेज ऐसी ये लोग बोलते थे जो इलॉजिकल थी। ड्रामा इनका कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन लैक करता था। आप बहुत सस्पेंस में नहीं आ जाओगे किसी भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड को देख के। प्लॉट इनका स्कैटर्ड और फ्रेगमेंटेड होता था। कोई भी चीज़ कहीं से भी स्टार्ट हो जा रही है, अचानक से कोई भी आ जा रहा है। सो ये सारे कैरेक्टर्स हैं आपके थिएटर ऑफ एब्सर्ड के। ओके,
अब आपके सामने कुछ नाम आ रहे हैं, ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड के की फिगर्स हैं। आई हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन प्रोवाइडिंग यू दिस कंटेंट कि आपको अगर एक टॉपिक सामने आ रहा है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएं, फीचर्स भी मिल जाएं, कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएं, सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स मिल जाएं। यहाँ पे जो हाईलाइटेड है इन रेड वो आपके मेन राइटर्स हैं। राइटर्स तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड में बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन राइटर्स हैं जिनके वर्क्स बार बार आते हैं वो है आपके सैमुअल बेगेट, हेरोल्ड पिंटर, टॉम स्टूपर्ट, जो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वील मूव फॉरवर्ड नाउ। अगेन हमारा जो क्वेश्चन है वो अब बहुत डेप्थ से आया है। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ सूटकेसेस दैट लकी कैरीज इन द सेकंड एक्ट फॉर वेटिंग फॉर गोडोट। हमारे सेकंड एक्ट में लकी आता है, लकी फर्स्ट एक्ट में भी आता है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा है कि जब सेकंड एक्ट में लकी आता है तो उसका जो सूटकेस होता है उसके अंदर क्या होता है। ये आप तभी बता सकते हो जब आपने टेक्स्ट पढ़ा हो। समरी में आपको इतनी छोटी छोटी डिटेल्स नहीं मिलती हैं। इस एग्जाम के बाद जब हम लोग तैयारी करेंगे तो हम लोग एक बहुत ही फ्रेश और अलग तरीके से तैयारी करेंगे। आई होप आपको इसका पार्ट ना बनना पड़े, आप पास हो जाएं। बट इफ इन केस यू वांट टू अगेन स्टार्ट और कोई नया बच्चा आ रहा है इसको स्टार्ट करने के लिए, तो हम लोग हर चीज को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। फॉर नाउ यू कैन सी कि हमारा आंसर है कि लकी के सूटकेस के अंदर सैंड था। ये एक सिंबॉलिक चीज है जो आपके थिएटर ऑफ एब्सर्ड में दिखाई गई है कि वो जो सैंड है वो टाइम को दिखाता है। मतलब कि सैंड्स ऑफ टाइम की टाइम आप इंसान के पास है नहीं, टाइम उसके हाथों से निकल रहा है एंड मेनी सच थिंग्स। ये आपके सामने थोड़ा सा एक्ट 2 का ओवरव्यू है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप इसको कंसल्ट कर लेना, ओके? आपको वो जो स्ट्रैंड है जिस बारे में यहाँ सैंड की बात की गई है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ओके? देन अगेन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल बेगेट। सैमुअल बेगेट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब वेटिंग फॉर गोडोट को हटा के उनके और भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनसे ये क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सक्लूसिविटी ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर टॉकिंग टू हिमसेल्फ। अगर आपने मेरी क्वेश्चन की सीरीज जो विच आई स्टार्टेड क्वाइट अर्लियर को फॉलो किया है तो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हिज मेजर प्लेस। वो क्वेश्चन आगे भी आने वाला है, तो आपने अगर वो क्वेश्चन एनालिसिस देखी है तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसका आंसर है क्रैब्स लास्ट टेल। यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही है। अब बहुत सारे ऐसे सैमुअल बेगेट के प्लेस हैं जो वन एक्ट प्ले में खत्म हो जाते हैं और सिंगल कैरेक्टर के हैं। क्रैब्स लास्ट टेप हमारा एक वही प्ले है। नाउ क्रैब्स लास्ट टेप बोला जाता है कि थोड़ा सा ये ऑटोबायोग्राफिकल है और सैमुअल बेगेट की लाइफ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेट करता है। इस प्ले में देयर इज अ मैन हु इज ट्राइंग टू कन्फ्रंट विद हिज ओन मोरालिटी। वो अपने जीवन में पास्ट में बार बार वापस जाता है, उसके बारे में सोचता है। कभी सोचता है कि ये हमने गलत किया एंड कभी उसके बारे में खुश होता है। सेम लाइक अ टुडेज पर्सन। हम लोग भी कई बार कैसे पुराने टाइम के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि नहीं यार ये नहीं किया होता, ये गलती नहीं की होती, ये नहीं बोला होता एंड सो ऑन। तो इसमें भी आप देख पाएंगे कि क्रैब जो अल्टीमेटली इज अनेबल टू कम टू टर्म्स विथ हिज मोरालिटी एंड इज ओवरकम बाय रिग्रेट। एंड में आपको ये देखने को मिलता है कि वो अंत तक अपनी मोरालिटी से लड़ता रहता है और एक अंत में वो रिग्रेट में आ जाता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर नहीं पाया एंड पास्ट में उसने सब कुछ गलत कर दिया। ये पूरा आपका ओवरव्यू है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन टेक द PDF एंड वॉच और रीड दिस। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगेन इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैच द प्लेस टू देयर सेटिंग। अब सैमुअल बेगेट के सारे प्लेस दिए हुए हैं और उनकी सेटिंग दी हुई है। नाउ ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का एक अप्रोच ये होता है कि सबसे पहले तो आपको जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हो उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने इंपॉर्टेंट वर्क का टेक्स्ट पढ़ा है तो उसका पॉइंट आप सबसे पहले निकाल ले जाओगे, विच इज सी का फर्स्ट पार्ट। आपको वेटिंग फॉर गोडोट आपने पढ़ा होगा। सबको पता है कि कंट्री रोड अ ट्री, दैट मीन्स कि वो दोनों एक कंट्री साइड पे एक विलेज एरिया में एक सूखे से पेड़ के नीचे खड़े थे। तो सबसे पहले तो आपको ये मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको इसमें से किसी और प्ले के बारे में पता होगा, एक पॉइंट और निकाल लोगे। अगर बाकी प्लेस की सेटिंग नहीं भी पता है तो भी ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो क्रैब्स लास्ट टेप है उसकी जो सेटिंग है इज अ लेट इवनिंग इन फ्यूचर वाइट लाइट। देन है हमारा हैप्पी डेज विच इज एन एक्सपेंस ऑफ स्कॉच्ड ग्रास फॉर्मिंग अ लो माउंट बाइंडिंग लाइट।
ओके, देन वेटिंग फॉर गोडोट वी हैव ऑलरेडी सीन. देन वी हैव एंड गेम. इनका एक और एक प्ले है जो बेयर इंटीरियर, 2 स्मॉल विंडोज, हाई अप एंड ग्रे लाइट. ये इनकी सेटिंग है. आई हैव ब्रॉट फॉर यू ऑल द सेटिंग्स एंड देयर पब्लिशिंग डेट एंड वो कौन सा 1 एक्ट प्ले है, कौन सा 2 एक्ट प्ले है, एवरीथिंग. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आप एक बार रीड कर लेंगे, आपके माइंड में सब फिक्स हो जाएगा. ओके, सो वील मूव फॉरवर्ड नाउ. नेक्स्ट हम लोग सैमुअल बेगेट के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर के पास आ जाते हैं, जो कि है हमारे हेरोल्ड पिंटर. और इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो है द बर्थडे पार्टी. बहुत बार इसमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है. विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डायरेक्शंस आर फ्रॉम हेरोल्ड पिंटर्स बर्थडे पार्टी. अब आपसे कोई थीम नहीं पूछा है, कोई कैरेक्टर नहीं पूछा है, स्टेज की सेटिंग पूछी है आपकी बर्थडे पार्टी की, जो कि है द लिविंग रूम ऑफ अ हाउस ऑन अ सी साइड टाउन एंड ही हैंग्स द ड्रम अराउंड हिज नेक, टैप्स इट जेंटली विद द स्टिक्स, देन मार्चेस राउंड द टेबल बीटिंग इट रेगुलरली. आपको बर्थडे पार्टी के बारे में जरूर पता होगा. आपके जो हेरोल्ड पिंटर हैं, ही वॉज वेरी फेमस फॉर राइटिंग कॉमेडी ऑफ मिनेस. कॉमेडी ऑफ मिनेस एक ऐसा जॉनरा है जहां पे कॉमेडी तो होती है, लेकिन कॉमेडी एक बहुत ही टेंस सिचुएशन के बाद आती है, या फिर वो जबरदस्ती ऑडियंस को लाफ कराने के लिए यूज की जाती है. उसको बोलते हैं कॉमेडी ऑफ मिनेस, और ये हेरोल्ड पिंटर इसके पायोनियर थे. हेरोल्ड पिंटर ने आपका मेमोरी प्लेज लिखा है, पॉलिटिकल प्लेज लिखा है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉमेडी ऑफ मिनेस लिखा है. नाउ आपके सामने ये हेरोल्ड पिंटर के सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, नॉट ऑल बट जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बर्थडे पार्टी, होम कमिंग, रूम एंड डम्प वेटर, जिसमें से द बर्थडे पार्टी एंड डम्प वेटर कॉमेडी ऑफ मिनेस का पार्ट है. और ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि विच टू ऑफ द प्लेस ऑफ हेरोल्ड पिंटर आर कंसिडर्ड और कम इनटू द कैटेगरी ऑफ कॉमेडी ऑफ मिनेस, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. आगे बढ़ते हैं, हम लोग बर्थडे पार्टी में थोड़ा सा देख लेते हैं. एक बहुत ही अजीब प्ले है आपका बर्थडे पार्टी, जिसमें विच वॉज पब्लिश्ड इन 1957. इसमें आपको बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स मिलते हैं, जिसमें से मेन कैरेक्टर है आपका स्टैनली वेबर, जिसके चारों तरफ ये स्टोरी घूमती है. ये एक यंग मैन है विच इज लिविंग इन अ रेंटेड a house of an elderly couple which is Pete and Maggie. Then अचानक से इसके घर में आ जाते हैं 2 और इंसान, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा, बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ओनली. एंड ये लोग एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं. जो भी आपको येलो से दिख रहा है वहां पे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, तो आप उसको बाद में भी रीड करेंगे तो आपको आंसर क्लियर हो जाएगा. देन कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच in Harold Pinter's The Birthday Party, who suggests the idea of having the birthday party? अब मैग है, गोल्डबर्ग है, लुलू है और मैककेन है. आप सबने स्टोरी पढ़ी होगी, आपको पता होगा कि गोल्डबर्ग और मैककेन 2 विजिटर्स होते हैं जो अचानक से पीटी एंड मैग के घर आ जाते हैं. एंड उसमें से जो गोल्डबर्ग है, ही सजेस्ट दैट हम लोग स्टैनली के लिए एक बर्थडे पार्टी थ्रो करते हैं. देन देर आर सो मैनी इलॉजिकल एंड स्टूपिड एक्शंस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दैट प्ले, जो कि आप उस प्ले में देख पा रहे होंगे. ओके, सो द आंसर इज कि गोल्डबर्ग वॉज दैट पर्सन हु सजेस्टेड दैट दे आर गोइंग टू थ्रो द पार्टी फॉर स्टैनली. नाउ अगेन आई हैव फॉर यू दिस कंप्लीट प्ले, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा प्ले खुल के आ जाएगा एंड आप उसको पढ़ सकते हैं. ओके, Then comes our next question. हमारा next question है which two of the following plays were written by John Osborne? Now again as I say कि have already made a video on Angry Young Man in Kitchen Sink Drama. अगर आपने वो देखा है तो आप ये तुरंत क्वेश्चन पहचान जाएंगे. जॉन ऑसबॉर्न हमारे एंग्री यंग मैन मूवमेंट के मेन पायोनियर है. इन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं विच इज लुक बैक एंड एंगर इन डेजा वू. अब आपको अगर डेजा वू के बारे में नहीं पता था तो आज आपको पता चल जाएगा. पढ़ाई करने का एक अप्रोच ये भी होता है कि जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप सिर्फ आंसर देख के अपना आगे ना बढ़ जाए, बाकी के जो पॉइंट्स हैं उसको भी थोड़ा सा लुक करें कि वो कहाँ से आया है. दीज 2 वर्क्स विच इज लूट एंड योर फ्यूनरल गेम्स आर रिटन बाय जो ऑटन. ये भी हमारे पोस्ट मॉडर्न राइटर हैं. इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इन पे कुछ ऐसे खास क्वेश्चंस आए नहीं हैं, लेकिन ही वॉज वेरी फेमस फॉर राइटिंग स्कैंडुलस ब्लैक कॉमेडी. ब्लैक कॉमेडी क्या है, वो लिटरेरी डिवाइसेस का #B वाला वीडियो आने वाला है, उसमें आपको पता लग जाएगा.
जॉन ऑसबॉर्न को देखते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड टॉक्ड अबाउट हिम एट लेंथ कि ये एंग्री यंग मैन मूवमेंट के पायोनियर थे। एंग्री यंग मैन मूवमेंट 1950s में आने वाला एक बहुत बड़ा मूवमेंट था वॉर के बाद, जिसमें कुछ प्ले राइट्स एंड नॉवलिस्ट निकल के आते हैं जो हमारे गवर्नमेंटल, पॉलिटिकल एंड सोशल सेटअप से खुश नहीं थे, अपनी वर्किंग क्लास कंडीशन या स्टेटस से ऊपर जाना चाह रहे थे, बट गवर्नमेंट की नो अपॉर्चुनिटीज एंड एलिटिस्ट कल्चर की हिपोक्रेसी से परेशान थे। जॉन ऑसबॉर्न का सबसे फेमस वर्क लुक बैक इन एंगर इन्होंने लिखा है, विच केम इन 1956। आपका डेजा वू इसी 1956 जिमी पॉटर जो मेन कैरेक्टर है उसका एक सीक्वल है, जिसमें जिमी पॉटर एज अ मिडिल एज वुमेन, मिडिल एज मैन की कहानी को आगे बढ़ा के दिखाया गया है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि इनका जो ये प्ले है डेजा वू, ये एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया था थिएटर में, और इस प्ले के बाद इन्होंने, जॉन ऑसबॉर्न ने प्लेज लिखना बंद कर दिया। तो ये है कुछ आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लुक बैक इन एंगर, जिसका सीक्वल है आपका डेजा वू, और इस प्ले के बाद इन्होंने कोई भी काम लिखना बंद कर दिया था क्योंकि वो एक सक्सेस नहीं था। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आगे आपके सामने आते हैं जॉन ऑसबॉर्न के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस, लुक बैक इन एंगर, द एंटरटेनर, लूथर, अ पेट्रियट फॉर मी, द होटल इन एम्स्टरडम। अब इन सारे प्लेस का आपको शॉर्ट ओवरव्यू इस लिंक के अंदर मिल जाएगा। एज आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट जस्ट गिविंग यू कंटेंट बट रेलेवेंट कंटेंट, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एंड तुरंत आप देखते ही अपने रिवीजन गेम को बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज फ्रॉम व्हाई don't we have a little game? Let's pretend that we are human beings and that we are actually alive. This passage forms the part of। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो लाइन है वो कौन से प्ले में से है। आप अगर ऑप्शंस देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जितने भी पोस्ट मॉडर्न इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उन सबके सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे तब बनेगा जब आपने लुक बैक इन एंगर पूरा पढ़ा होगा। इस केस में ये लुक बैक इन एंगर का सेंटेंस है जो जिमी बोलता है क्लिव से एक आर्ग्यूमेंट या फिर एक डिस्कशन के थ्रू। आप इस पूरे प्ले को इस लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत सारे पोस्ट मॉडर्न राइटर्स के नेम मिल जाएंगे और उनके वर्क्स मिल जाएंगे। ओके, बट बिकॉज हम लोग इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट राइटर्स को कंसर्न कर रहे हैं तो कंटेंट आपको उससे ही रिलेटेड मिलेगा, बट नेम्स आपको सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। हमारे सीन ओकेसी, डिलन थॉमस, टेरेंस स्ट्रैटिंगन, आर्नोल्ड वेस्कर, जीएम सिम्स, सब हमारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। आंसर आपके सामने यहाँ पे गिवन है, आप देख पा रहे होंगे कि थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। हम लोग थोड़ा सा आर्नल्ड वेस्कर के बारे में देख लेते हैं, जो अगेन एंग्री यंग मैन मूवमेंट के एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। ही इज नॉट जस्ट फेमस फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ योर एंग्री यंग मैन मूवमेंट, बट ये अपनी ट्रायलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके अंदर आता है आपका चिकन सूप विद बार्ले, रूट्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलम। ये तीनों काम इनके पोस्ट वॉर और आज के ज़माने के किस तरीके से जो एक कपल हैं वो ट्राई कर रहे हैं आज की कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए। सोशलिज्म के बहुत सारे थीम्स हैं इसके अंदर, कंट्री के अंदर, कम्युनिटी के अंदर आप किस तरीके से पोस्ट वॉर के बाद रहते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको इन वर्क्स के अंदर मिल जाएंगी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम आर्नोल्ड वेस्कर। एज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चंस आपको सारे इंपॉर्टेंट दिखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी हमारे किचन सिंह ड्रामा में देख लिया था और अभी भी हम लोग ने देखा कि किचन सिंह ड्रामा का आर्नोल्ड वेस्कर से बहुत अच्छा रिलेशन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्नोल्ड वेस्कर का वो कौन सा काम है जिसकी सेटिंग स्टार्ट होती है कि मेन कैरेक्टर किचन के सिंक में कोई काम कर रहा है। तो आपका आंसर है चिकन सूप विद बार्ले एंड योर रूट्स। ओके, इसके बारे में ऊपर दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड हम लोग ड्रामेटिस्ट से एक अचानक से शिफ्ट करते हैं पोएट्स की टूवर्ड्स, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं जिनसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स आते हैं हर साल।
सो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है हमारे फिलिप लार्किन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय फिलिप लार्किन एंड्स विद द लाइन नेवर सच इनोसेंस अगेन। आप देख पा रहे हैं कि कितने पोस्ट मॉडर्न एरा से डेप्थफुल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ना पूछ के डेप्थ वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जहां पे आपको कैरेक्टर ने क्या कहा, आखिरी लाइन क्या थी, या ये क्या डिनोट कर रहा था, सेटिंग पूछ ली जा रही है। ये वीडियो लाने का माय एम वाज दिस ओनली कि आप देख पाएँ कि आपको पोस्ट मॉडर्न एरा को अगर समझना है या फिर उसके क्वेश्चंस का एक अप्रोच देखना है तो वो क्या होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपके फिलिप लार्किन के सारे इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, बट पूछा गया है कि नेवर सच इनोसेंस अगेन किस पोएम का पार्ट है, विच इज़ दिस पोएम। थोड़ा सा फिलिप लार्किन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि ये एक पोस्ट वॉर पोएट है। ब्रूनेट कोलमैन आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने स्यूडोनिम यूज़ किया था। ओके, इनकी ये जो पोएम है, अगेन इनका जो कलेक्शन है विट्सन वेडिंग्स के अंदर आता है। विट्सन वेडिंग्स से बहुत क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इनकी ये जो पोएम है एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ वॉर, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइम। आप देख पा रहे होंगे, दैट इज वाई आई ब्रॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, कि आप यही चीज़ देख पाएंगे कि मॉडर्निज्म से पोस्ट मॉडर्न टूवर्ड्स क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, लोग किस तरीके से वॉर के बाद सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड या ऑर्डिनरी लाइफ से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स उनकी लाइफ में आ रही हैं, किस एब्सर्डिटी का वो लोग फेस कर रहे हैं। ये सब आपको पोस्ट मॉडर्न राइटर्स के वर्क में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। नाउ आई हैव ब्रॉट लार्किन्स पोएम्स। लार्किन्स की कुछ इंपॉर्टेंट जितनी भी पोएम्स हैं वो उसका ओवरव्यू आपको इसके अंदर मिल जाएगा। सो डू गो एंड वॉच। लगते सिर्फ 5 to 10 मिनट्स है, अगर आपने पढ़ा हुआ है, आप एक बार फिर से जाके क्वेश्चन के अप्रोच के बाद देखते हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाती है, एंड जैसे ही एग्जाम में आएगा आपका आंसर क्लिक हो जाएगा। ओके, Then coming forward, which post-war British poet ends a poem with the line "Get stewed, books are a load of crap"? देखिए फिलिप लार्किन से दोनों एक ही जैसे क्वेश्चंस आए हैं, जहाँ पे लास्ट लाइन, ओपनिंग लाइन्स ये सब पूछी गई हैं। यहाँ पे अब किसी बुक या उनकी पोएम का नाम नहीं दिया गया है, आपको इस वर्क के बारे में पता होना चाहिए और इन सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्न पोएट्स के में से आपको चूज करना है कि ये किसकी पोएम का पार्ट है। दिस इज ट्रूली अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। नाउ ये है स्टडी ऑफ रीडिंग हैबिट्स। ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिकॉज आई थॉट कि फिलिप लार्किन एक इम्पॉर्टेंट है तो एक आपको ओवरव्यू होना ज़रूरी है कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये जो आपकी पोएम है द विट्सन वेडिंग्स के अंदर ही आती हैं। एज आई टोल्ड यू कि जो विट्सन वेडिंग्स इनका कलेक्शन है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये इसकी लास्ट लाइन है। ये टेक्स्ट आपके सामने है, आप एक बार बस देख लीजिएगा। ओके, then moving forward we have another very important writer, which two are the works of Ted Hughes। ओके, अब यहाँ पे टेड ह्यूग्स के आपको वर्क दिए गए हैं, डिफरेंट राइटर्स के वर्क दिए गए हैं, जिसमें से आपको टेड ह्यूग्स का जो वर्क है वो बताना है, विच इज़ योर वुडवू एंड लुपर्कल। लुपर्कल इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। टेड ह्यूग्स इज़ अ वेरी फेमस राइटर, सिल्विया प्लैथ के ये हस्बैंड रहे हैं। सिल्विया प्लैथ भी अपने आप में एक बहुत कंट्रोवर्शियल वाइफ एंड पोएट थी जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। Ted Hughes was also the poet laureate in 1984 until his death। टेड ह्यूज बेसिकली आपके फेमस हैं एनिमल सेवेजरी और एनिमल्स के ऊपर राइटिंग्स और पोएम्स लिखने के लिए, जिसमें से इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको यहाँ पे दिखते हैं। द हॉक इन द रेन, द लुपर्कल, द क्रो इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। वुडवो इज टेड ह्यूज फर्स्ट बुक फॉर अडल्ट्स सिंस लुपर्कल इन 1916। ठीक है, इसके अंदर जो आपको पोएम्स दिखती हैं वो उसके अंदर नेचर के बारे में आपको दिखाई देता है और इनको कहा गया है टेड ह्यूग्स को रोमांटिक एरा के बाद कि ये एक राइटर हुए हैं जिन्होंने नेचर एंड एनिमल और इन सबको बहुत कीनली ऑब्जर्व किया है। और इनकी पोएम्स आप रियलिटी में जब आप पढ़ोगे तो यू विल फील एज इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग इनटू द लाइव्स ऑफ एन एनिमल। इनका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा है एंड ही इज़ फेमस फॉर सच काइंड ऑफ राइटिंग्स। इन्होंने बहुत चिल्ड्रंस बुक भी लिखी हैं। इनकी वाइफ की जब डेथ हो गई थी टू काम डाउन हिज चिल्ड्रन, फॉर हिज चिल्ड्रन he wrote many children's book also। okay,
नेक्स्ट हमारे राइटर आते हैं सीमस हिनी. नाउ ही इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्न राइटर. विच टू ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय सीमस हिनी कम अंडर हिज बॉग पोएम्स. आप सबको पता होगा कि सीमस हिनी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं और बॉग पोएम्स के नाम से या जो इनकी बॉग पोएम्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीमस हिनी की लाइफ में. बी एंड डी इज द आंसर विच इज पनिशमेंट एंड टोल्यून्ड मैन. हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं. Okay, this is Seamus Heaney. I apologize for that. Seamus Heaney was an Irish poet. ये भी Nobel Prize he won in 1995. He has written very important and famous poems. Digging आपको याद होगी. Death of a Naturalist इनकी most important works मानी जाती हैं. And also he is associated with bog poems. ये एक ऐसी poems हैं जो आज के ज़माने को पुराने ज़माने के की गई कुछ सिंबल से, कुछ हॉरर से और पास्ट में की गई कुछ एक्शन से रिलेट करती हैं. अपने वर्क में सीमस हिनी ने कुछ कनेक्शन बैठाया है बिटवीन बॉगलैंड एंड योर करंट सिनेरियो. ओके, तो आपकी ये जो वॉल्यूम है, बॉग क्वीन, द ग्रोबेल मैन, पनिशमेंट, स्ट्रेंज फ्रूट एंड विंटरिंग आउट, इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. एंड देन इनका टोल्यूएंट मैन. ये बहुत सारे नेम्स हैं आपके लिए, आप इनको एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. So with that we have come to an end of this video. बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो थोड़ा सा आप 2x पे करके देख लीजिएगा, बिकॉज ये आपका रिवीजन मोमेंट है. आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझना होगा, आपको सिर्फ पॉइंट्स को ब्रश अप करना है. आपके सामने इंपॉर्टेंट वर्क्स आए होंगे, इंपॉर्टेंट राइटर्स आए होंगे. आप जैसे ही इस वीडियो को देखेंगे वो आपके माइंड में फिक्स होता चला जाएगा. एंड ऑफकोर्स आपको फ्री PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी. वीडियो अच्छा लगा हो, एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सीरीज हम लोग आगे देखने वाले हैं जिसमें हम लोग बॉटम से टॉप तक चलेंगे. पोस्ट मॉडर्न हम लोग ने देख लिया, अब हम लोग मॉडर्न के टूवर्ड्स देखेंगे. एंड इफ आई विल फील कि ये राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई विल ब्रिंग डाउन द इंपॉर्टेंट वर्क्स इन अ सेपरेट वीडियो. So on that note, I am going to take your leave without taking a lot of your time, because you are or you must be doing a revision. Please continue with your revision. If you have any kind of problem, you can always comment down below. And at last, if you like the vibe of this channel, if you like the efforts that I am putting up for you people, then do subscribe to the channel. And yes, take care and bye.